अब हमने इसके पहले देखा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसी लेसन का कि आर्थिक महामंदी, ये द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो जाते हैं, बैंक्स जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाते हैं, उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाता है और लोगों की रोजगार चले जाते हैं। तो इस प्रकार का डिप्रेशन या क्राइसिस, फिर से यही एक क्राइसिस है कि पूरे वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन जो है ये 1929 तक आया था। अब इसके पहले हमने देखा था कि जब जर्मनी के मार्क की वैल्यू कम होती गई, फॉल होती गई प्राइसेस जो है, तो उसी समय अमेरिका ने उनको हेल्प किया था और उनको एक प्रकार से लोन दे देकर उनमें उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको उन्होंने स्टेबल किया। तो ये परिणाम है 1924 से 1928 तक अच्छी तरह से जर्मनी के इकोनॉमी में स्टेबिलिटी दिखाई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये स्टेबिलिटी जो है ये एक प्रकार से रेत की ढेर पर बनी हुई स्टेबिलिटी। मतलब क्या है कि रेत फिसल गई तो स्टेबिलिटी भी फिसल गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि पूरी तरह से जर्मनी के जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री के, वो पूरी तरह से अभी अमेरिका के छोटे छोटे लोन पर डिपेंड है। अब 1929 में ऐसी घटना हुई है कि अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर बाजार जिसको कहा जाता है द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि शेयर बाजार में शेयर की प्राइसेस जो है ये तेजी से गिरने लगी। अब इसका क्या कारण है कि वहां के भी शेयर बाजार में कीमतें अचानक गिरने से लोगों को एक डर लेने लगा कि हमारे शेयर्स को कोई वैल्यू नहीं मिली, इसलिए तुरंत लोगों ने अपने पास के शेयर्स बेचना शुरू किए। अब मार्केट में जैसे जैसे धड़ाधड़ शेयर्स आने लगे हैं तो शेयर्स की प्राइसेस तो अपने आप ही कम हो रही और शेयर्स लगाए जाते हैं इंडस्ट्री में, और इस प्रकार से इंडस्ट्री के व्यवहार भी ठप हो गए हैं और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी कम होता रहे। तो ये सभी बातें अमेरिका में, यूएसए में, और यूएसए की फैक्ट्रीज बंद हो गई, बैंक्स वगैरह कोलैप्स हो गए। तो इन सभी घटनाओं का परिणाम जर्मनी पर होना भी स्वाभाविक है। जैसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का जो मार्केट है पूरी तरह से फॉल हो गया, वैसे ही आगे चलकर जर्मनी का भी हालत हो गई। अभी तक हमने देखा है द क्राइसिस और द डिप्रेशन, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो हमने अमेरिका की जानकारी ली। अब इसी का परिणाम जर्मनी पर क्या हुआ है 1929 टू 1932 तक आते आते जर्मनी के इंडस्ट्रीज जो है, जैसे कि हमने देखा है कि वे पूरी तरह से वहां की इन्वेस्टमेंट अमेरिका पर डिपेंड थी। और इसी कारण से क्या हुआ है, जैसे ही अमेरिका का शेयर मार्केट जो है क्रैश हो गया, जर्मनी की भी हालत बहुत बुरी हो गई। और इस प्रकार से डिपेंडेंट होने के कारण जर्मनी के लगभग प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 40% तक फॉल हो गया, नीचे गिर गया। अब इसी के साथ साथ वहां का प्रोडक्शन कम हो गया तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगा है। लगभग 6 मिलियन पीपल जो है दे लॉस्ट देयर जॉब्स इन दिस 3 years पीरियड। अब इसमें क्या है कि जैसे ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी निर्माण हुई, अब पूरे जर्मनी के स्ट्रीट्स पर उस समय ऐसी कंडीशन थी कि लोग अपने गले में एक तख्ती लटकाकर, मीन्स एक पट्टी लगाकर फिर घूमते थे कि वी आर अनएम्प्लॉयड, हमें कुछ भी काम हो तो दीजिए। कुछ बच्चे बॉयज जो है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, वो भी क्या करने लगा है कि सड़क पर बैठकर या तो दे वेयर प्लेइंग कार्ड्स या इस प्रकार के काम करने लगे कि कोई काम नहीं है तो खाली बैठकर डिस्कशन करना है या पत्ते खेलना है, प्लेइंग कार्ड्स करना है। तो ऐसे काम जो है ये लोग कर रहे हैं। अब इसी का ही कारण है कि कुछ यूथ जो है, जब उनको कोई काम नहीं मिल रहा है तो ऐसे समय उन्होंने क्राइम का रास्ता अपनाया, दे बिकेम क्रिमिनल्स। और इस प्रकार से जर्मनी की हालत जो है वो बहुत ही दिन ब दिन बुरी बनती चली। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी भी हालत वही है कि काम नहीं है, उसके साथ साथ उनके जो अपने सेविंग्स थे उनके बारे में भी अभी उनको डर लगने लगा है, क्योंकि उसी समय इनके
करेंसी की वैल्यू भी दिन ब दिन फॉल होती रही है, कम होती रही है, और उसी का परिणाम मिडिल क्लास को भी भुगतना पड़ा है। बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वे भी इसी कारण से तंग आने लगे और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये बहुत ही बुरी होने लगी। तो ये सभी घटनाएं 1932 तक आते आते होने लगे, और ऐसे ही सिचुएशन में हिटलर का राइज होने के लिए ये सभी सिचुएशन जो है, कंडीशंस जो है, ये एक प्रकार से हिटलर के लिए सहायकारी हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल सिचुएशन। जैसे हमने इकोनॉमिक क्राइसिस देखा है, उसी प्रकार से पॉलिटिकल क्राइसिस ऑल्सो वाज है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। अब ये वाइमर रिपब्लिक जन्म से ही मीन्स उसके स्थापना से ही एक प्रकार से फ्रैगाइल था, मीन्स उसका नाजुक दौर जो है वो चल रहा था, क्योंकि शुरुआत से ही लोगों ने उसको अपोज किया हुआ था। अब दूसरी बात का क्या है कि वाइमर जो रिपब्लिक बना हुआ था वो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बना, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रावधान जो है, प्रोविजन जो है, ये ऐसे थे कि उसमें मेजॉरिटी जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चाहती थी, कि इसमें जैसे कि ऐसे व्यवस्था है कि जिसके कारण हमेशा ये गणराज्य जो है, वाइमर रिपब्लिक जो है, ये अनस्टेबल या उसको वल्नरेबल भी कहा जाता है, तानाशाही का शिकार बन सकता है, ऐसा गवर्नमेंट है। अब कभी भी, यानी जब से स्थापना हुई है 1918 में, उसी के बाद लगभग ये कभी भी स्टेबल नहीं रहा है। उसका कारण था प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन। अब इसी के कारण क्या हुआ है कि कभी भी एक पार्टी की सत्ता सरकार जो है वो वहां पर नहीं बन पाई, यानी हमेशा कोएलिशन गवर्नमेंट रही, और कोएलिशन गवर्नमेंट रहने के कारण लगभग 20 सरकारें जो है ये 1933 तक आते आते यहाँ पर हुई, और हर एक गवर्नमेंट का कार्यकाल लगभग 239 डेज का होता था, यानी हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। अब इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि लोगों के मन में से डेमोक्रेसी का विश्वास जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता रहे, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे सिचुएशन भी आ गई। अब उसका दूसरा प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो था आर्टिकल नंबर 48। अब ये आर्टिकल 48 क्या था कि जिसमें प्रेसिडेंट के पास इम्पोज पावर दिए गए थे, बहुत बड़ी मात्रा में पावर्स थे, कि वो कभी भी रूल को हटा सकता था, उसी के साथ साथ लोगों के जो राइट्स है, सिविल राइट्स है, उसको सस्पेंड कर सकता था, और इस प्रकार के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते थे। तो इस प्रकार से आर्टिकल 48 का भी लिबरली इस पीरियड में यूज किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भी धीरे धीरे ये वाइमर रिपब्लिक जो है ये कमजोर होता गया है, और परिणाम स्वरूप हिटलर के उदय को उसका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा है। ये सभी सिचुएशन जो है 1933 तक हुई है। अभी हिटलर्स राइज टू पावर, धीरे धीरे हिटलर की पावर की तरफ, सत्ता जो है या सत्ता की तरफ अपनी उसका वे चलता है। अब हम देख रहे हैं कि हिटलर कौन था। तो ये ऑस्ट्रिया में जन्मा हुआ एक पर्सन है, जो उसका यूथ तक का जीवन जो है ये पूरी तरह से पॉवर्टी में गया था। अब 1919 तक 1914 में आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। अब इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो आर्मी में रिक्रूट हुआ था, और उसके बाद उसने वहां पर मैसेंजर का काम किया है, और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फ्रंट में उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, और उसी का परिणाम हुआ कि उसको कुछ मेडल्स मिले। धीरे धीरे ही बिकेम कॉर्पोरल, तो धीरे धीरे उसने प्रमोशन पा लिए, और इस प्रकार से हिटलर जो है लोगों की नजर में आने का काम उसने किया है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया इन 1918, तो उसके बाद आप जानते हैं कि जर्मनी डिफीट हुआ। डिफीट होने के साथ साथ जर्मनी पर वर्साई की ट्रीटी जो है फोर्सफुली उस पर
थोप दी गई। और इसी कारण से क्या हुआ है कि जब जर्मनी डिफीट हुआ तो उसको बहुत बुरा लगा है। और उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइस हुआ है उसके बाद तो वो और भी फ्यूरियस बनता चला गया है। और वही धीरे धीरे उसके मन में आने लगे कि ये जर्मनी को हमने, ये मीन्स डिफीट हुआ है और उसके साथ एक प्रकार का बुरा बर्ताव भी इन लोगों ने किया है। अभी हिटलर का ही आगे का पार्ट है। इन 1919 ही जॉइन द स्मॉल ग्रुप ऑफ जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो एक छोटा सा संगठन है जिसको वो ज्वाइन हो गए। अब 1990 के बाद उसने क्या किया है, उसी संगठन पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल जमा लिया और उसके बाद उस पार्टी का नाम चेंज किया, द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस प्रकार से उस संगठन का नाम ही चेंज किया। अब उसी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से पहचाना जाने लगा है। तो ये सब 1919 के बाद हिटलर के एफर्ट्स हैं। अब 1923 में उसने क्या किया है कि बवेरिया नाम के एरिया पर उसको कैप्चर करने का प्रयास किया। उसी के साथ साथ बर्लिन तक मार्च करने का प्रयास भी किया। तो इसके इन सभी षड्यंत्रों का परिणाम क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसको कैद किया है और उसके साथ जो भी उसका मुकदमा चला है उसके बाद उस पर देशद्रोह का एक प्रकार से आरोप लगाए गए हैं और उसको मीन्स ट्रेजन किया गया। मीन्स क्या है कि देश के बाहर निकालने की सजा सुनेगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसको रिहा किया गया। अब ये सभी घटनाएं 1923 तक आते हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ है, फिर से जैसे जैसे हमने देखा है कि ये डिप्रेशन का पीरियड है बीच में, तो डिप्रेशन के बाद में क्या हुआ है, यही नाजी पार्टी जो है धीरे धीरे वो एक मास मूवमेंट के रूप में यहाँ पर उदय होने लगा। क्योंकि अभी लोगों का पूरी तरह से विश्वास वाइमर रिपब्लिक से उड़ गया था, खत्म हो गया था और इस वजह से कोई तो भी एक नया कुछ तो भी होना चाहिए, ऐसा विश्वास लोगों के मन में आने लगा था। और इसलिए इस द नेशनल सोशलिस्ट जो वर्कर्स पार्टी है उसको लोगों का समर्थन जो है धीरे धीरे अपने आप मिलने लगा है और यही नाजी पार्टी आगे चलकर पूरी तरह से मास मूवमेंट के रूप में तब्दील होती चली गई। अब नेक्स्ट है 1929, जो डिप्रेशन आ गया उसके बाद जर्मनी में भी बैंक्स कोलैप्स हो गए। उसके बाद इंडस्ट्रीज दे क्लोज देयर प्रोडक्शंस। अब इसी वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया और मिडिल क्लास जो है उसको ये डर सताने लगा है कि अब हम लोग भूखमरी से, लाचारी से मरेंगे। अब ऐसी ही सिचुएशन में क्या हुआ है कि 1928 में जो पार्टी नाजी पार्टी है उसको पार्लियामेंट में केवल 2.6 इस प्रकार के वोट मिले थे, 2.6% वोट्स। लेकिन 4 सालों में ही वही पार्टी जो है पार्लियामेंट में, जर्मन पार्लियामेंट में 37% वोट मिलाकर सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बन गई। इसका कारण क्या है कि डिप्रेशन के कारण लोग इस प्रकार के गणतंत्र में अभी विश्वास खो चुके थे। तो वही चाहते थे कि कोई ऐसा मसीहा आना चाहिए कि जो हमें इन सभी दुख दर्दों से मुक्त कर सकता है, और उनको ये दिखाई दिया है नाजी पार्टी में। तो इसलिए लोगों का नाजी पार्टी पर ज्यादा विश्वास शुरू हो गया।